हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको हम बता दें कि हम BS नेगी जो सिंगल लाइनर बुक है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, वो हम यहाँ शुरू से पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को चैप्टर 1 देखना है तो आप पुरानी वीडियो देख के आगे बढ़ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल। शुरुआत करते हैं कुणिन शासन काल से। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिन थी, जिसके शासन की जानकारी का स्रोत कुणिन मुद्राएं हैं। कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुणिन लोग मौर्यों के अधीन थे और यशवंत कठौत जी के अनुसार कुणिनों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया। कुणिन वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था अमोघभूति। ये हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वैसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो जो विदेशी लेखक टॉलमी ने भी कुणिन शासक का वर्णन किया और जो महाभारत व अष्टाध्यायी में कुणिनों की जानकारी मिलती है और वन पर्व के अनुसार कुणिन शासक सुबाहु भी वन पर्व में मिलता है इसका उल्लेख। कुणिन मुद्राएं उत्तरकाशी के देवडुंगा व टिहरी गढ़वाल के अठूर से प्राप्त हुई। कुणिनों के बारे में 5 अभिलेख में से 4 बरहूत व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ। कुणिनों के समकालीन वंश यौधेय या औदुंबर गणराज्य थे। अब हम कुणिनों की मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो कुणिनों की जानकारी उनके 3 प्रकार की मुद्राओं से मिलती है। पहली मुद्रा थी अमोघभूति प्रकार की मुद्रा, दूसरी अल्मोड़ा प्रकार की व तीसरी थी चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी हुई थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि व खरोष्ट लिपि में लेख लिखे गए थे। अमोघभूति की मुद्राओं में देवी व मृग का अंकन किया गया है। अल्मोड़ा में मिली 4 मुद्राएं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त व मगभत्त कुणिनों की से संबंधित है। और जो अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राएं हैं वो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं और अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूरी घाटी में मिली 54 मुद्राओं में से 1 शिवदत्त और 1 आशेक और शेष मुद्राएं गौमित्र की हैं। तो ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा को जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई ब्रिटिश संग्रहालय से। अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुणिन नरेशों के नाम का उल्लेख होता है और कुणिनों के अधिष्ठाता देव छत्रदेव को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुणिंदा कॉइन्स नामक पुस्तक, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ कुणिंदा कॉइन्स, इसमें जो कुणिन शासक के उनके सिक्कों के बारे में बताया गया है और इनकी जो रचना की है वो है MP जोशी ने ये पुस्तक लिखी है। और अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया और शकों की पुष्टि कटारमल का जो सूर्य मंदिर है वो शकों की पुष्टि करता है कि इन्होंने यहाँ शासन किया था और तभी से शक संवत भी शुरू हुआ। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में कुषाण शासन। तो कुषाण कालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज, गोविसाण से प्राप्त हुई। गोविसाण सिक्कों की खोज 1960 ईस्वी में KP नौटियाल ने की। वीरभद्र जिसका नाम है ऋषिकेश, आजकल वर्तमान नाम है ऋषिकेश, और मोरध्वज का नाम है कोटद्वार और गोविसाण काशीपुर। तो कुषाणों का शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया और राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक भी कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जिसका उत्तराधिकारी हुविस्क था। हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 में प्राप्त हुई। जो ये कुछ BS नेगी की जो पहले वाले एडिशन हैं, ये अभी मैं 3rd एडिशन पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें ऐड की हैं। तो अगर जिसके पास 3rd एडिशन नहीं है वो भी ये वीडियो देख सकता है और नोट्स बना सकता है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड का यौधेय वंश। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका यौधेय शासकों की रही। यौधेय कुणिनों के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जौनसार भाबर जो देहरादून और कालो डांडा लैंसीडान से प्राप्त हुई। यौधेय शासकों के
द्वि व त्रिय मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए। यौधेय कालीन मुद्राओं में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित था। तो युगशैल का गोत्रीय वंश के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था। गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक शीलवर्मन था। शीलवर्मन ने उत्तराखंड के जगत ग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया। इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए। शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब हम पढ़ेंगे कुलूत वंश। कुलूत वंश कांगड़ा जिले में कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। कुलूत वंश की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है बृहद संहिता व मुद्रा राक्षस। तो कुलूत वंश का जो प्रतापी शासक था वो था वीरयश। वीरयश का वृत्तकार रजत मुद्राएं प्राप्त हुई। अब हम पढ़ेंगे काशीपुर गौविशाण में मित्र वंश। तो काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, मातुमित्र और पृथ्वीमित्र। अगला आता है हिमालय का कृतपुर राज्य। कृतपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहली खंड का उत्तरी भाग स्थित है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशक्ति अभिलेख में कृतपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन राज्य बताया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कृतपुर पर कुनिंदों का शासन था एवं कृतपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। स्कंदगुप्त काल में हुणों का आक्रमण हुआ था। उस समय कृतपुर राज्य पर भी हुणों ने आक्रमण किया था। राहुल शांकरत्यायन के अनुसार हुण राजा तोरमान व मिहिरकुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा। अगला हम पढ़ेंगे छागलेश वंश। लाखामंडल में खंडित शिलालेख छागलेश वंश से संबंधित थे। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के स्पष्ट नाम मिलते हैं। इन अभिलेखों में पहला नाम नरपति जयदास और अंतिम नाम नामशत नामक राजा का मिलता है। अगला है सिंहपुर का यदुवंश। यदुवंश का शासन 6वीं व 7वीं शती में के आसपास था। यदुवंश राजाओं की जानकारी लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है और इस लेख में 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उल्लेखित हैं। यदुवंश का संस्थापक श्री सेनवर्मन था और जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर में थी। सेनवर्मन के बारे में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे पहले यूकेएसएससी में आते थे, तो आप ये थोड़ा गौर से पढ़िएगा। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की ही पुत्री थी और जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी और ईश्वरा ने लाखामंडल में एक शिव मंदिर बनाया था। उत्तराखंड में नागवंश। तो 6वीं या 7वीं शती में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है। नागों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और आशुनाग। लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महल के सामने शक्ति मतलब त्रिशूल की स्थापना की थी। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं व 7वीं शती ईस्वी की दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है और यमुना घाटियों में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय भी नागवंश को ही जाता है। अब आएगा मौखरी वंश। उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मौखरी वंश ने परास्त किया। मौखरी का अंतिम जो शासक था वो है ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा की हत्या के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया था। फिर आएगा थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश। तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है और हर्षकालीन चीनी यात्री भेंगसांग हिमालय के पोलो ही मो पुलो ब्रह्मपुर राज्य में गया था। भेंगसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया। कनिघम के अनुसार गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा गया। भेंगसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा और हरिद्वार के लिए यो कहा, जिसका क्षेत्रफल 20 ली यानी 20 ली जो चाइना में यूज़ होता था, चीनी माप है। और हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय।
तो कान्यकुब्ज में वर्धन वंश का 647 ईस्वी में अंत हो गया था। हर्ष की मृत्यु के बाद कान्यकुंज राज्य का विघटन हुआ, जो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गौविशाण राज्यों में टूट गया। इन तीनों राज्यों का वर्णन ह्वेंसांग की यात्रा में मिलता है। इसमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर राज्य था और हर्षवर्धन के मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण व बृहद संहिता के पर्वतकार राज्य का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश, अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हिमालयी क्षेत्र के 3 राज्यों में से ब्रह्मपुर सर्वाधिक विस्तृत राज्य था, जिस पर पौरव वंश का शासन था। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में कर्नाली नदी तक विस्तृत था और ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशीय पौरव राजा थे। पौरव वंश का शासन 6वीं सदी से 8वीं सदी तक हो गया। अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध पौरव एवं ब्रह्मपुर राज्य से था। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में हुई। तालेश्वर ताम्रपत्र में द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन शासन का उल्लेख मिलता है। पौरव वंश के शासन राज्य में पर्वताकार राज्य कहते थे। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है और पौरवों के कुल देवता थे वीणेश्वर स्वामी। अब हम पढ़ेंगे सीधे पौरव वंश का प्रशासन। तो पौरव शासकों के निवास स्थल को कोट या राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग होता था। पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्या कहा गया। पौरव वंश के सेनानायक को बालाध्यक्ष कहते थे। संधि विग्रही को विदेश मंत्री व द्विवीरपति को लेखक वर्ग का प्रधान माना जाता था और जमनपति पदातिक सेना का मुख्य होता था। पौरव शासकों के आय का मुख्य स्रोत था भूमि कर, मतलब वो लोगों की भूमि से कर इकट्ठा करते थे। लेखक वर्ग का जिसे भाग कहा जाता था एवं गुप्तचर का कार्य कटुक करते थे। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहा जाता था। पौरव काल के 2 तरह की भूमि थी, केदार व सारी। सिंचित भूमि को केदार व असिंचित भूमि को सारी कहा जाता है। सारी अभी भी उत्तराखंडों में यूज़ होता है ये वर्ड। भूमि मापन में के लिए द्रोणवापम, खारीवापम व कल्याणवापम विधि का प्रयोग होता है। तालेश्वर ताम्रपत्र के में उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है। अब हम पढ़ेंगे शत्रुघ्न राज्य। कन्याकुब्ज राज्य का दूसरा भाग शत्रुघ्न राज्य में टूटा और कनिगम के अनुसार यह सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। इसके बारे में वैसे इतनी जानकारी मिलती नहीं है। गौविशाण राज्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कन्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गौविशाण राज्य में टूटा। कनिगम के अनुसार गौविशाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ रामपुर व पीलीभीत जनपद भी थे। गौविशाण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था। कनिगम ने काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया। अब हम देखेंगे पलेठी शिलालेख। तो देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था। देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं व 8वीं सदी के बीच का बना हुआ है। पलेठी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मन ने बनाया था। इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का भी नाम मिलता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा। अब हम इसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्तिकेयपुर राजवंश 1700 ईस्वी से 1050 ईस्वी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिए और जिनके पास बुक नहीं है उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए अपने भाई बहनों को या फिर अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी ज़रूरत है आप उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि जिनके पास ये बुक नहीं है वो लोग ये बुक पढ़ सकते हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश के प्रथम 3 परिवार के 14 नरेशों ने प्राय 300 वर्ष तक शासन किया। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी।
इनकी दूसरी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ के आसपास बैजनाथ कार्तिकेयपुर में थी। इस वंश में अभी तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए, जिसमें कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया। कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित ताम्रपत्र एवं शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ व चंपावत से प्राप्त हुए। एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया और बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम बदल के कबीरपुर मानते थे। तो इनके पहले परिवार के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम परिवार। कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक वसंतदेव था। इस वंश के राजा वसंतदेव परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। बागेश्वर लेख के अनुसार वसंतदेव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नाम ग्राम दान किया था। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण वसंतदेव ने ही करवाया और खप्पर देव की पत्नी का नाम कल्याणी देवी था। खप्पर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। खप्पर देव का पुत्र कल्याण राज था, जिसकी पत्नी महारानी लद्दा देवी थी। अब हम इनके द्वितीय परिवार के बारे में पढ़ते हैं जल्दी। तो द्वितीय परिवार। नालंदा अभिलेख अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। कार्तिकेयपुर राज्य के द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर था। निम्बर शैव धर्म को मानने वाला था, जिसकी रानी नाशु देवी थी। निम्बर के बाद उसका पुत्र ईष्टगण देव शासक बना। ईष्टगण देव की पत्नी थी वेगा देवी। ईष्टगण देव कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था, जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ईष्टगण ने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज के मंदिर बनवाए। ईष्टगण ने अपने पिता की तरह शैव धर्म अपनाया। अब हम सीधे पढ़ते हैं इनका तृतीय परिवार। तो सलौड़ादित्य वंश की संस्थापक सलौड़ादित्य के पुत्र इच्छर देव ने इसकी जानकारी बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में मिलती है। इच्छर देव की पत्नी का नाम सिंधु देवी और इच्छर देव के बाद देसदेव व पद्मदेव शासक बने। अब हम पढ़ेंगे बैजनाथ कार्तिकेयपुर नरेश। बैजनाथ कार्तिकेयपुर नरेश के बारे में आप लोगों को पुरानी वाली जो बुक है उसमें नहीं मिलेगा, पर इसमें इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है। तो सुभिक्ष राज देव की किसी वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी में राजधानी बनाई थी, जिसका नाम बैजनाथ लेखों में बैजनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। इसे हम कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या पाल वंश के नाम से भी जानते हैं। बैजनाथ लेखों में यहाँ शासकों के नाम क्रमशः लखनपाल देव, इंद्रपाल देव एवं त्रिभुवनपाल देव मिलता है। कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो लक्ष्मीदत्त जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या के मानते थे। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। कत्यूरों के समय भूमि मापन अधिकारी प्रमावतार होता था। कत्यूरी कालीन मंदिर दो प्रकार के हैं, छत्रयुक्त एवं शिखरयुक्त मंदिर, जिसमें छत्रयुक्त प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा गया। अब हम कार्तिकेयपुर के पदाधिकारियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो प्रांतपाल कहते थे सीमाओं की सुरक्षा भार जिसके ऊपर होता था उसे प्रांतपाल कहते थे। घटपाल गिरिद्वारों के रक्षक। वर्मपाल सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों की निगरानी। और नरपति नदी घाटों पर आवागमन सुविधा पर कर वसूली के लिए रखा जाता था। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधिक कहलाता था एवं गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुष्साधनिक कहा था। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक होते थे। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था। अब हम देखते हैं पदातिक, पैदल सेना, नायक, गौलमिक,
ये सब इनके मतलब जो कार्य थे उनके आधार पर इनका नाम रखा गया था। अश्वारोही सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकृत, गजारोही नायक हस्तिबलाधिकृत, उष्ठारोही नायक उष्टबलाधिकृत। इनकी जो सेनाएं थी वो 4 भागों में विभाजित थी, ये सब 4। तो कार्तिकेयपुर की आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। कत्यूरी शासन के में आय के प्रमुख साधन कृषि, वन एवं खनिज संपदा थी। क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। औपचारिक या पटकोषचारिक आधिकारिक भूमि में अभिलेख रखता था। करों व वसूली के लिए भोगपति या शौकिल्क नाम अधिकारियों का वर्णन मिलता है और सरभंज तीरदांज के लिए जाना जाता था। भाट व चाट नामक अधिकारी प्रजा में विष्ट या बेगार लेते थे। पशु से दुग्धादि निकालने का कार्य आभीर करते थे। भूमि की माप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। कत्यूरी शासन में द्रोणबापम या नालीबापम, एक नाली जिसे हम कहते हैं, बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है। द्रोण को 32 सेर या 16 नारी के बराबर माना जाता था। खारीवाप को 20 द्रोण के बराबर माना जाता था। ये कुछ जिले हैं जो कत्यूरी शासन के समय थे। अब हम देखेंगे कत्यूरी प्रांतीय शासन प्रशासन। तो कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिसका शासन औपचारिक और उपरिक या राज्यपाल द्वारा चलाया जाता था। मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य। मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी स्थानीय लोक गाथाओं व जागरों से मिलती है। मध्यकालीन कत्यूरी शाखाएं जैसे बैजनाथ शाखा, पाली, परछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, डोटी, सीरा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मदेव को जागरों में वीरभद्र कहा गया और धामदेव के 2 पुत्र मालूशाही और लाड़म शाही थे। कत्यूरी राजाओं की उपाधि रजबार के बराबर थी। कत्यूरी राजाओं का मूल निवास स्थान था राजस्थान। अब हम देखेंगे उत्तराखंड में बहुराजकता युग। तो ये भी हम जल्दी देखेंगे। 1191 ईस्वी नेपाल राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। अशोक चल के बारे में गोपेश्वर त्रिशूल लेख में मिलता है। बालेश्वर मंदिर ताम्र लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल शासक काचलदेव ने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। गंगोली हाट में मणिकोटी राजवंश शासन कर रहा था। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैं बार कह रही हूँ क्योंकि मैं स्किप भी कर रही हूँ बहुत सारा। गंगोली हाट में मणिकोटी राजवंश शासन कर रहा था। अस्कोट के ठकुराई शासकों को राजबार कहा जाता है। संपूर्ण कत्यूरी शासकों ने डोटी सीरा को रैका राजा हुए। सीरा डोटी की राजधानी सीराकोट थी। अब हम आएंगे मुसलमान शासकों का आक्रमण। मोहम्मद बिन तुगलक के कराजल पर्वत अभियान के बारे में जानकारी बरनी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही व इब्न बतूता के रेहिला में मिलती है। इतिहासकार कराजल को कुमाऊं प्रदेश मानते थे। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। जनवरी 1999 ईस्वी में तैमूर लंग ने स्वदेश लौटते समय हरिद्वार के आसपास से लेकर यमुना घाटी के 2 प्रमुख हिंदू राजाओं से युद्ध किया। तैमूर की आत्मकथा मुल्फुजात ई तैमूरी के अनुसार प्रथम युद्ध गंगाद्वार में बहरूज से किया। एटकिंसन के अनुसार बहरूजनामा ब्रह्मदत्त के लिए आ सकता है। बहरूजनामा। तैमूर का दूसरा युद्ध रतन सेन के साथ, जो सिरमौर का राजा था। अब हम इस चैप्टर का एक सार पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों ने वीडियो स्किप भी की है तो ये पार्ट बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग, मैं तो कहूँगी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं फटाफट से आप लोगों को इसके आंसर बताती जाऊँगी
और आप लोगों को अगर आंसर आ रहे हैं तो कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। ये वाला पोर्शन इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। झांगलेश वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई, तो इसका आंसर है लाखामंडल से। चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन सावधान खोजे गए? इसका आंसर है मलारी गांव। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका आंसर है संस्कृत। और जो उनकी आपस में बोलने की भाषा थी, मतलब वो पाली भाषा थी, वैसे उनकी राजभाषा थी संस्कृत। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी, तो इसका आंसर है कत्यूरी वंश की। मुंड तथा शबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति, ये हमने पिछले वाले चैप्टर मतलब चैप्टर 2 में पढ़ा था, तो इसका आंसर है कोल इसका आंसर है। कोलों को ही हम मुंड या शबर भी कहते हैं। कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक कौन था? तो इसका आंसर है सुभिक्षराज देव। 7th है प्रागैतिहासिक स्थल लाखू उड्यार किस नदी के तट पर स्थित था या फिर है? तो इसका आंसर है सुयाल नदी। केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। आंसर है ए राजतरंगिणी। 9th है किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? वो है स्कंद पुराण। 10वां है कटेहर का हिंदू राजा खड़ंग सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है तारीख ए मुबारक शाही। 11th है वैदिक काल में उत्तराखंड के किस जन का शासन था? उत्तराखंड में किस जन का शासन था? वो था त्रिशु। कत्यूरी काल में तहसील स्तर पर प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? तो इसका आंसर है कर्मांत। ह्वेंसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित कोविशान वर्तमान में है। इसका आंसर है काशीपुर। कालिदास को किस रचना में हिमालय का औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेख किया गया? इसका आंसर है कुमार संभव। ये आंसर मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये आंसर यहाँ नीचे लिखे हैं, तो जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए मैं ये आंसर बोल रही हूँ ऊपर, ताकि वो नोट करता रहे फटाफट। ह्वेंसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित कोविशान वर्तमान स्थित है सी काशीपुर, ये भी हो गया था। चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? इसका आंसर है बी काचलदेव। 16 अमोघभूति शासक था, ये तो आप लोगों को आता होगा, आज हमने यहीं से स्टार्ट किया पुणिंद वंश का। खड़कानौली एवं पेटसाल शैलाश्रय की खोज किसने की? इसका आंसर है बी। मैं सोच रही हूँ इसकी मैं एक अलग सी वीडियो डाल दूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है, इतना कोई देखता नहीं है वीडियो, ख़ास तौर पर अभी हम नए यूट्यूबर हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ये वाला जो पोर्शन है ये मैं अलग से डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा जब मैं इसको पूरा डालूँगी। अभी वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसलिए यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वैसे भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है, कल से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 कुमाऊँ का चंद राजवंश। तो आप लोग चैप्टर 4 पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी मैं अपने चैनल में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।